अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, पहले एक नज़र उन पर। वफाकी हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज करे, ड्रोन हमलों के खिलाफ आलमी फॉर्म्स पर आवाज उठाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला। जरदारी ऐवाने सदर छोड़ गए, ममनून आ गए। शाहजेब कत्ल केस, वारसों ने कातिलों को माफ कर दिया। जी, आज की सबसे पहली खबर APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई और उसके अंदर जो फैसला हुआ मुज़ाकरात का। शामी साहब, आपके हुदहुद को इजाजत मिली अंदर जाने की? नहीं, अब हुदहुद तो कई थे। अच्छा, एक नहीं था। सारे दोस्त अहबाब हैं जो शरीक थे। अच्छा, सियासतदानों से कुछ न कुछ खुद बुद अच्छा होती रही, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा था। अच्छा, बड़ी अच्छी APC हुई है। ठीक। मालूम हुआ है कि किसी शख्स ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। अच्छा, कोई तान, तशनी, तनकीद, तनकीस, कोई ऐसा मंजर नहीं। हालांकि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। सब मौजूद थे, लेकिन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और पूरी संजीदगी से उसमें शरीक हुए। ठीक। तो वो जो शेख रशीद साहब की जो फिक्रबाजी हो सकती थी, उससे महफूज रही APC। तो गोया इसीलिए उन्हें बाहर रखा गया था। अब शेख साहब तो देखे ना जी, वन मैन पार्टी है, और हमारे एजाजुल हक साहब जो हैं, मेरा ख्याल उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि शेख रशीद साहब को नहीं बुलाया गया था। अच्छा। तो बहरहाल मौलाना समीउल हक भी नहीं थे। हाँ। क्योंकि वो भी रिप्रेजेंटेड नहीं थे पार्लियामेंट में। वैसे एक ज़माने में 10 मेंबर्स की शर्त होती थी। जिस पार्टी के 10 मेंबर होंगे पार्लियामेंट में, उसको ग्रुप समझा जाएगा। अच्छा। और उसको एक पार्टी का यानी प्रिविलेज हासिल होगा। ठीक। उससे कम जो है तो फिर उनको एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे या आज़ाद रुकन के तौर पे ट्रीट करते थे। ठीक। तो अब आप अगर एक हैं या दो हैं तो फिर आप इंडिविजुअल हैं, पार्टी उस तरह नहीं है। लेकिन बहरहाल बुला लेते तो अच्छा था, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। कोई माहौल ऐसा नहीं था तलखी का। 5 घंटे ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। बिल्कुल। कोई 4:45 बजे के करीब खत्म हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का हल्फ वफादारी था, फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर को जाना था और दूसरे लोगों को भी, तो वो फिर ख़त्म की गई। और एलामिया जो जारी हुआ है वो भी आपके सामने है। बिल्कुल, मुज़ाकरात का ऐलान। मुज़ाकरात का ऐलान किया गया है, लेकिन इस एहतियात के साथ किया गया है कि वरना की बात नहीं हुई। बिल्कुल, ठीक है ना। आम तौर पर जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हम कहते हैं मुज़ाकरात वरना, जी, फिर हम तैयार हैं। ठीक। तो तैयार तो तो आप हम, इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट समझ रहे हैं? हाँ, तैयार तो हम हैं ही हैं। हाँ। देखिए ना, रियासत पाकिस्तान जो है उसकी मुसल्लह अफवाज हैं, उसके अदारे हैं, वो अपने ऊपर हमले का, पाकिस्तान के दिफा का हक रखते हैं, हर वक्त तैयार है। ठीक है। तो ये ज़रूर वरना करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। तो इसमें वरना मौजूद नहीं है। बिल्कुल। और हमारे परवेज़ रशीद साहब ने यह भी कहा है कि ये वाहिद ऑप्शन है मुज़ाकरात। और कल चौधरी हमारे निसार साहब है ना, जी जी, इसकी मजीद तफसील बयान करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी मालूम हुआ है मुझे। अच्छा। लेकिन तालिबान जो हैं उन्होंने भी खैर मकदम कर दिया है इसका, ठीक। APC के रेजोल्यूशन का। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा। तालिबान जो है, देखिए TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक बुनियादी किरदार है। मुज़ाकरात उससे होंगे बुनियादी तौर पर, और बाकी छोटे मोटे जो ग्रुप हैं फिर तो आप उनके कान भी खींच सकते हैं और उनसे कुछ छोटी बहुत बातचीत भी कर सकते हैं। तो असल बात यह है कि मुज़ाकरात का ऐलान हो गया, उस पर इत्तफाक हो गया, तमाम लोग मिलकर बैठे, और मिलकर बैठना जो है वही बहुत मुबारक था।
और रेजोल्यूशन के आप अल्फाज देखिए, पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार है, उसके दस्तूर के साथ, उसकी इंटेग्रिटी के साथ, उसकी अफवाज के साथ एक ताल्लुक का इजहार है, उसके शोहदा जो हैं उनके साथ ताल्लुक का इजहार है। और सब सियासतदानों ने और सब जमातों ने मिलकर यह कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की आगे कदम बढ़ाए, वो उसके साथ है। और जो इनका शामी साहब जो सबका दस्तखत शुदा एलामिया, उसका जो पॉइंट 3 है, वो ये कहता है कि हमने पहले भी तो किए इसी तरह की एपीसीज, हमने पार्लियामेंट का इजलास किया, उस पर कुछ नहीं हुआ, क्यों? देखिए, वो कुछ नहीं हुआ तो उनकी जिम्मेदारी है उस वक्त जो इख्तियारात इनके पास थे। आज हुकूमत बदल चुकी और इसी कॉन्टिन्यूएशन में वो बात कर रहे हैं। ये भी कहा है कि ड्रोन अटैक्स बंद हो जाए, अगर बंद ना किए जाएं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया जाए, या फिर कोई और भी तरीका जो चाहे मुनासिब समझे हुकूमत वो इख्तियार कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। इस एपीसी में बलूचिस्तान के मसले पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई। अख्तर महंगल साहब मौजूद थे वहाँ, उन्होंने अपनी बात की। और फिर डॉक्टर मालिक बलोच, कोई और वज़ीर आला तो नहीं बोला जी, डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने कुछ हल्का सा जवाब उसका दिया और कहा कि जब से मैंने इख्तियार संभाला है मज़ाकरात जो हैं उन पर लगा हुआ हूँ, लोगों से राब्ते कर रहा हूँ, और अख्तर साहब जो हैं वो भी मेरे साथ ताउन करें ताकि इन मामलात को संभाल सकें। ठीक। और जो इलामिया है उसमें भी कहा गया है कि जो लोग नाराज़ बलोच हैं भाई हमारे, वो अंदरूने मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, उनसे राब्ते किए जाएँ, उनको मनाया जाए, उनके साथ ताल्लुक उस्तवार किया जाए। और कराची को भी इंडोर्स कर दिया। और कराची में जो वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है, देखिए पीपल्स पार्टी भी उसके साथ है और MQM भी उसके साथ है और दूसरी जमातों ने भी सपोर्ट किया है। बिला तमीज़, बिला लिहाज के मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको भी एंडोर्स कर दिया है। तो पाकिस्तान की तारीख का आज एक इंतहाई अहम दिन है, मुबारक दिन है, खुशगवार दिन है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, बानियान पाकिस्तान जी, उनका जिक्र भी किया है, उनके ख्वाब की तकमील के लिए काम करने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे पर एतमाद करने का एक अहद किया है। और इंशाल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। आमीन। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यही से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है APC के हवाले से। शामी साहब, इमरान खान साहब इसमें शामिल थे और जबकि इससे पहले उनका एक स्टांस रहा है कि APC से पहले मेरी वज़ीर आज़म की और COS की आपस में मुलाकात होनी चाहिए, जिसमें मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। वो मुलाकात हो चुकी। अच्छा। APC के आगाज से पहले वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब और चौधरी निसार अली साहब अच्छा बिल्कुल अलहदगी में मिले, ठीक, और 15-20 मिनट गुफ्तगू की और उसके बाद APC शुरू हुई। यानी गोया अपने स्टांस पे वो कायम रहे। उनकी शर्त वो पूरी हो चुकी और उसी का नतीजा लगता है मुझे। देखिए, इमरान खान साहब ने भी इत्तफाक किया है और सूबाई हुकूमत जो है खैबर PK की और वफाकी हुकूमत ने मिलकर कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है। तो शाम साहब, एक और भी तो इस APC के हवाले से थोड़ी अजीब बात लग रही है कि इससे पहले मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में और मुख्तलिफ वाक़यात की तशरीह और तोज़ी के बारे में इन सब के दरमियान बड़े इख्तलाफात रहे। मौलाना फजल रहमान कुछ कहते रहे, इमरान खान कुछ कहते रहे, इवन PMLN कुछ कहती रही। नहीं, असल बात यह कि वाक़यात में जो इख्तलाफ है ना, वो तो ANP से और कुछ हमारे जनाब महमूद अचकज़ई साहब हैं, हासिल बदिंजो साहब, ये ज़रा मुख्तलिफ रुख से देखते हैं तारीख को। और महमूद अचकज़ई साहब तो इस बात पर खुश थे कि आज उनको शरीक मशवरा किया गया, ठीक, और इस तरह के यानी उनको भी समझा गया कि भाई वो भी स्टेक होल्डर है और एक अच्छी बात है। हाजी अदील साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ANP को, क्योंकि उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असफंदियार वली नहीं थे शरीक उसमें, वो बाहर है मुल्क से। मुनव्वर हसन भी बीमार हैं, उनकी नुमाइंदगी लियाकत बलोच ने की। ठीक। अब आप ये देखिए कि हाजी अदील साहब, महमूद अचकज़ई साहब, हासिल बदिंजो साहब,
ये जो वाकयात का एक अपना पस मंजर रखते हैं, अपना एक तजिया रखते हैं। हाँ। ये खराबी शुरू करते हैं अफगान जहाज से। जब पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया तो इनके ख्याल में मसला वहां से खराब हुआ। बिल्कुल। अब मुसीबत यह है कि ये इस बात पे नहीं जाते कि जब सोवियत फौजें दाखिल हुई, फसाद वहां से शुरू हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के साथ देने से नहीं? नहीं, पाकिस्तान ने तो अपने अफगान भाइयों का साथ दिया, हक अदा किया, हमसायगी का, दोस्ती का, ताल्लुक का, रिश्तों का, खून के रिश्ते जो थे। और पाकिस्तान जो है घबराया नहीं, भागा नहीं, सजदा नहीं किया, सोवियत यूनियन की ताकत से लड़ता नहीं। और उस वक्त कोई पाकिस्तान के साथ नहीं था, पाकिस्तान अकेला खड़ा था अफगानों के साथ। तो आज ये तारीख, उसके बाद अमेरिका आया और चीन आया और सऊदी अरब आया। तो आज तारीख की तशरीह क्या हो गई? उन्होंने अपना नुक्ता नजर बयान किया, लेकिन अब उस पर कोई तलखी नहीं वाक़ हुई, लोगों ने सुना, बस बात आगे बढ़ गई। क्योंकि आज के जो इकदाम है ना, उन पर इत्तफाक है। ठीक, वो तो छोड़िए, बात गई, रात गई, बात गई, जो हो गया सो हो गया। अब माजी में आप कहां लाठियां घुमाते रहे और एक दूसरे से लड़ते रहे। आज जो काम करने का है वो ये है कि मुल्क में अमन कायम किया जाए, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए, जमहूरियत की हिफाजत की जाए और अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी इज्जत की जाए और मुल्क की सालमियत जो है उसके लिए आदमी सरबकफ रहे। शाह साहब, बहुत सारी एक बात कही जा रही है कि ये एपीसीज में फैसले का रवाज पाकिस्तान में पड़ गया है, पार्लियामेंट में होने चाहिए फैसले। तो ये एपीसी का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है? ये क्या सिलसिला है कि फैसले पार्लियामेंट से बाहर? देखिए, सब कॉन्टिनेंट जो है ना, उसमें ये जो आरटीसी है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह लीजिए। अच्छा, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रवाज शुरू हुआ है 1930 से। अच्छा, जिस वक्त के कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, कोई नुमाइंदे मौजूद नहीं थे, बरतानिया की हुकूमत ने हिंदुस्तानियों से, अपने इंडियंस के साथ, जिनमें हम भी शामिल थे, ये मज़ाकरात शुरू किए कि मुस्तकबिल का आईनी ढांचा क्या होगा। ठीक। तो 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है लंदन में। अच्छा अच्छा। उसके बाद दूसरी हुई है, फिर तीसरी हुई है, और 99 लोग शरीक थे उसमें इंडिया से। ठीक। जिसमें कुछ रियासतों के लोग थे और कुछ जो ब्रिटिश इंडिया जैसे कहते थे उसके लोग थे। उसमें कांग्रेस शरीक नहीं हुई थी उसमें। अच्छा। लेकिन कायद आजम शरीक थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शरीक थे, मौलवी फजलुल हक शरीक थे। ठीक है। और यानी ये सारे लोग शरीक थे। और अब आइन कैसा हो, मुल्क का मुस्तकबिल का ढांचा कैसा हो, पहली हुई, फिर 31 में हुई कॉन्फ्रेंस, दूसरी हुई, फिर तीसरी 32 में हुई। उसके नतीजे में एक 35 का फिर एक्ट जो है आया है, जिसके तहत इलेक्शन हुए हैं। वो एक्ट इवॉल्व हुआ और फिर इलेक्शन हुए। तो गोया हम अंग्रेजों का तो रवायत आगे बढ़ा रवायत है ना, हमारी सियासी रवायतें सारी वहीं से आती है ना। ठीक। अच्छा, अब जब ये इलेक्शन हो जाए और पार्लियामेंट आ जाए, फिर तो पार्लियामेंट की बात होती है, फिर वो जमातों की बात तो सालवी हो जाती है। ठीक। या वो जमातें जो होंगी अहम होंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ क्योंकि बार बार मार्शल्लाह आया है, इंतखाबात खत्म हुए हैं, सिलसिला जो है जारी नहीं रहा, सियासत पर पाबंदी लगी है, इसलिए पार्लियामेंट जो है उससे अलग हटकर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या गोलमेज कॉन्फ्रेंस का रवाज आ गया। और ये दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊंगी, ये गोलमेज क्यों कहते हैं। देखिए, जो गोलमेज है ना हमारी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें आप जहां बैठ जाएं, कोई आदमी आप ये नहीं कह सकते ये मरकजी हैसियत रखता है। ठीक। सब बराबर मालूम होते हैं। ठीक। गोल मेज का मतलब, देखिए हमारा जो मुसलमान है ना, हमारे जो उनका कमरा था ना, हमारा ड्राइंग रूम पहले जो होता था, जी जी, मेरे बचपन में याद है, उसे गोल कमरा कहते थे। अच्छा। ताकि बैठे तमाम मुलाकाती जो हैं वो यकसा बैठे और मेजबान भी उनके अंदर बैठा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नशिस्त होती थी ना मुलाकात की, वो गोल होती थी, दायरे में बैठते थे। अच्छा। ताकि कोई शख्स नुमाया ना हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूर से आदमी आता था और देखता था, पता नहीं चलता था कि कहां बैठे हुए। वाह। अच्छा। तो इस तरीके से हमारी जो रवायत है वो ये निश्चित जो है वो दायरे की शक्ल में होनी चाहिए। तो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस वहीं से आई है, ताकि ये ना मालूम हो कि ये बड़ा लीडर है, ये छोटा है, ये इसके पास ज्यादा ताकत है, इसकी कम ताकत है, इसका पाउंड इतने पाउंड वजन है, इसका इतने पाउंड है। तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस इसके कहते हैं, ताकि तमाम शुरका में बराबरी का एहसास हो। तो फिर हमारे यहाँ तो फिर एक अयूब खां की हुई थी,
बिल्कुल। उसके अपने नतीजे निकले, फिर उसके बाद बहुत सी हुई, लेकिन ये फिर कहानी बताएंगे। तो अब जो इसका गोलमेज नतीजा कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। पता नहीं मेज वहां गोल था या चौकोर था, चौकोर था चौकोर था जी। लेकिन बाद चौकोर पे भी सारे एक जैसे हाँ, एक बैठे हुए जैसे, नजर आते हैं। बिल्कुल। और खाना जैसे, और खाने का वक्फा भी नहीं हुआ, सिर्फ नमाज का वक्फा हुआ उस कॉन्फ्रेंस में। खाना वहीं सर्व किया गया, मैंने सुना है, और खासा मुरगन खाना। मुरगन खाना तो भाई नवाज शरीफ साहब अगर मेजबान होंगे तो खाना तो फिर मुरगन होगा। शाम साहब, हमारे नए सदर भी आ गए, पुराने सदर जरदारी साहब एक दिन में पुराने हो गए, और सुना है रात को आपने भी उनके साथ कोई डिनर विनर किया है, खाने मुरगन खाने भी। देखिए वो नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अच्छा तो पुराने सदर ममनून हुसैन भी 1-2-4 दिन में पुराने हो जाएंगे जी। तो पुराने सदर के साथ जैसे हमारे यूसुफी साहब ने लिखा है ना कि शादी के बाद सारी औरतें एक जैसी हो जाती हैं दुनिया की। अच्छा, लेकिन एक अहम बात मुझे जो पुराने सदर के हवाले से, कल जब वो उनका इस्तकबाल हो रहा था, एतजाज हसन साहब ने तकरीर भी फरमाने की कोशिश की, और फिर जब तलावत फरमाई तो वो बिल्कुल उसी तरह जैसे रहमान मलिक साहब करते हैं। असल में एतजाज हसन साहब तो बड़े फाजिल आदमी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चूक गए, मगर फिर उसके उन्होंने इस्लाह कर ली थी गलती की। अच्छा, कुरान जो है जो जहाँ चूके थे ना, फिर वो आयत जो है दुरुस्त पढ़ दी थी। अच्छा, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस पे। ये जो हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं ना, बड़े बड़े दानिश्वर और कानूनदान, इनको थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी कर लेनी चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं। कुरान जो है उसको पढ़ें, उससे रहनुमाई हासिल करें, उसकी तलावत करें, उससे रोशनी हासिल करें। वैसे इत्तेदाद अहसन जो है उन्होंने इस्लाह कर ली, चलिए इस लिहाज से तो वो रहमान मलिक पर बाजी ले गए। ठीक है। तो वैसे आपकी कल जो अच्छा, हाँ, मुलाकात सदर हुई- साहब जो थे, देखिए अब हुआ क्या। सदर साहब ने याद फरमाया, और भी हमारे दोस्त थे मीडिया के काफी, तो कोई 9:45-10 बजे हमारी उनकी मुलाकात शुरू हुई, 12 बजे तक जारी रही। अच्छा हाँ, और खाना खाया उनके साथ, माशाल्लाह बड़ा पुरलुत्फ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वो बैरिया टाउन में जो उनका मकान बना है ना, तो वो तो जनाब एक ऐसा मकान है कि उसके अंदर कई मकान है। उसके अंदर जलसा गाह मौजूद है, उसमें जनाब ऑडिटोरियम है, उसमें खाना कमरे हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे मालूम हुई, इतनी सर्दी थी, कपकपी चढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि जो उनके चौबदार थे कि भाई जरा थोड़ा सा इसको बंदी कर दो, हम तो रजाई लेके नहीं आए घर से। तो उनको भैया उन्होंने कहा ये बंद नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कि अगर बंद होगा तो ये मकान में खराबी हो जाएगी। जब से ये मकान बना है एयर कंडीशनर मुसलसल चल रहे हैं यहाँ। स्ट्रेंज। क्यों चल रहे हैं? कि जी मलक रियाज साहब ने कहा है ये बंद नहीं होगा एयर कंडीशनर यहाँ। वाह। तो बुशरा इत्तेजाज जो थी वो बैठी हुई थी साथ हमारे। उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रली एयर कंडीशन मकानात है ना जी, अगर इनमें एयर कंडीशनर को बंद कर दिया जाए तो ये मकान जो हैं इनमें खराबी पैदा हो जाएगी, और ये इस तरीके से अपने आप को बरकरार नहीं रख सकेंगे अपनी शान चौकत के साथ। अच्छा, इसलिए जो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं मकानात, उनमें एयर कंडीशनर चलता रहता है। अच्छा, और क्योंकि उन्होंने कहा मेरे और आपके मकानात, उनमें खिड़कियां भी हैं, उनमें रोशनदान भी हैं, हवा का गुजर होता रहता है, इसलिए वहां तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। लेकिन इस मकान में तो मुसलसल एयर कंडीशनर जो है चलता रहेगा। यानी मलिक रियाज साहब के कहने पे ठंड रहती है। ठंड रहेगी वहां। अच्छा, अब पता नहीं सर्दी आएगी तो फिर हीटर चलेगा। हाँ, फिर हीटर चलते रहेंगे। अब देखिए सदर साहब जो थे, मालूम हुआ जी 12 बजे वो साबिक सदर हो जाएंगे। ठीक, मैंने नुक्ता उठाया कि हुजूर 12 बजे कैसे साबिक सदर हो जाएंगे? ये उस वक्त साबिक होंगे जब नए सदर हलफ उठा लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें वाज़ेह है। लेकिन सदर साहब के जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने 12 बजे जनाब आतिशबाजी का बंदोबस्त किया होता। अच्छा, सदर ने कुछ गुफ्तगू भी करनी थी मीडिया के लोगों ठीक से। है। उन्होंने कहा नहीं, ये नोटिफिकेशन हो चुका है, बस सदर 12 बजे साबिक हो जाएंगे। इत्तेजाज अहसन मौजूद थे, उन्होंने भी जनाब बिल्कुल वो मौलवियाना खामोशी इख्तियार कर ली, और कुछ बोले नहीं कि मैं खामोश हो गया। भाई चलो, मुझे क्या जरूरत है कि मैं इस सदारती भंग में रंग में अपनी भंग डालूं। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी और आपको बताएंगे सदर जरदारी साहब से मुलाकात का जो दिलचस्प हवाल है वो भी आगे भी बढ़ेगा। आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, रात को जो फिर मुलाकात हुई उसमें जरदारी साहब के माजी पे बात हुई या मुस्तकबिल पे?
देखिए बात सुने, मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि मैंने उनसे कहा जनाब मैं आपका अहद इख्तदार चंद घंटे और बढ़ाना चाहता था। ठीक। अब अगर आपको और आपके जो रफ़क़ा हैं उनको मंजूर नहीं है तो मुझे क्या। वो नैयर बुखारी साहब बैठे हुए थे और वो सब कह रहे थे उनको कि ये गोया कायम मुकाम चेयरमैन, कायम मुकाम सदर हो जाएंगे, बस हो गए। कैसे हो गए? मैंने कहा दस्तूर में तो सदर जब तक दूसरा नहीं आएगा ये सदर बैठा रहेगा। ठीक। लेकिन बहरहाल सदर साहब को साबक कहलाने का बहुत शौक था लगता है। उन्होंने वो जनाब वहाँ आतिशबाजी हुई, मिठाइयाँ बांटी गई, लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग थे, कैमरे थे, और एक बड़े खुशी खुशी वो साबक हो गए। ये सदारत से रुखसत पे इतनी खुशी कहाँ, कबल अज़ वक्त। यानी वो इस बात से खुश थे कि 5 साल गुजारे हैं और जमहूरियत मुस्तहकम हो गई। उन्होंने कहा कि 15 साल लेती है जमहूरियत मुस्तहकम होते होते, अब 5 साल ये है गया, अब 5 साल नवाज शरीफ के होंगे, फिर अगले 5 साल उन पर नजर है उनकी। अच्छा। और फिर 15 साल में जमहूरियत अच्छी तरह से मुस्तहकम हो जाएगी। अच्छा, और फिर हमारा हाल क्या इतने अरसे में हो जाएगा? हाल अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अब तो तवक्को यही रखनी, जब तो सारे मिले हुए हैं। तो जरदारी साहब से ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप जब ऐवान सदर में थे तो बदतरीन लम्हा कौन सा था और बेहतरीन लम्हा कौन सा था? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बदतरीन लम्हा तो जो है जब मैं बीमार हुआ। अच्छा। उस वक्त एक दूसरा मतलब माहौल हुआ। तो एतजाज साहब ने याद करनी, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया उस वक्त भी आप मुस्तरब हुए थे बहुत। उन्होंने कहा हाँ मैं समझ रहा था कि इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन किया गया तो उससे भी बहरहाल एक बहुत दचका लगा। और खुशी का लम्हा जो था उनका, जब मैं दाखिल हुआ ऐवान सदर में और बच्चे मेरे साथ थे और नारे उसमें लग रहे थे जिए भुट्टो के, और ऐवान सदर उन नारों से गूंज रहा था। और बस इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। ठीक। तो अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हमारे जावेद हाशमी साहब थे ना, तो जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो वजारत की उनको ऑफर हुई, तो वो कहते थे कि मैं वजीर इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं साबक वजीर बन जाऊं ताकि। अच्छा। कोई लंबी वजारत में दिलचस्पी नहीं है मोरी, एक दफा ये ठप्पा लग जाए कि मैं वजीर हूं। अच्छा। उससे एक स्टेटस जो है वो ऊंचा हो जाएगा, फिर साबक वजीर बन जाएंगे बस। तो सदर साहब जो है वो भी साबक सदर कहलाने में मेरा ख्याल उनकी उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी सदर बनने में। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। मैं अब पता नहीं आपने क्या करना है। मैं शाम साहब आपसे पूछना चाह रहा था, जो उन्होंने अपने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प इत्तला आई है। क्या? वो ये है कि जब आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर वो ले रहे थे तो उस वक्त भी एक शख्सियत उनके साथ मौजूद थी, मलिक रियाज साहब। अच्छा जी। ओहो, मलिक रियाज साहब तो यहाँ भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत। और जो नजर नहीं आएंगे जो दिल में मौजूद रहेंगे। और मैं जब बहरिया टाउन जो है ना, जब मैं वहां गया तो एक अजीब बात मुझे मालूम है। बहरिया टाउन का जो अस्पताल है, क्या नाम है, अख्तर रुखसाना अस्पताल इनकी वालदा के नाम पर, उसमें ऐसी मशीनरी मंगवाई है, इक्विपमेंट मंगवाया गया है कि जो फालिज के मरीज है ना, जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, जी जी, अगर वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएं, ठीक, तो उनका जो फालिज के असरात हैं उनको खत्म करिए जा सकते हैं और उनकी जिंदगी जो है नॉर्मल हो सकती है। और डॉक्टर कासिम बशीर साहब हैं, अच्छा, ये माहिर जो न्यूरोलॉजी के, जी जी, उनको वो अमेरिका से लेके आए हैं। ठीक है। तो मैंने दंग रह गया उस पर। फिर मैंने डॉक्टर कासिम बशीर साहब से गुफ्तगू की। अच्छा। और फिर उनसे ये भी दरखास्त की कि हमें भी जरा बताएं कि क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कासिम बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो तमाम है आपके यहाँ ये फालिज के मरीजों के लिए, ये कोई नया तरीके इलाज है या वेस्ट में पहले से मौजूद था और यहाँ अब आया है? जी वेस्ट में तो जी ये 1996 से अक्यूट स्ट्रोक जो है उसका इलाज मुयस्सर है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी तक ये चीज नहीं आई थी। यहाँ तो बेशुमार लोग जो हैं वो फालिज ज़्यादा हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं जब उनका यानी ब्रेन हेमरेज होता है। जी ब्रेन 80% जो फालिज होते हैं वो उसमें होता है कि जो खून की नाली वो बंद हो जाती है, क्लॉट आता है, जिसमें हार्ट अटैक होता है, उसी तरह का ब्रेन का अटैक होता है। और बाकी 20% जो उनमें ब्रेन हेमरेज होता है, इसमें खून की नाली फट जाती है और वो मुख्तलिफ रीजन होते हैं।
तो इसमें जो आप हमारे थे जो 3 घंटे की विंडो है वो सबसे क्रिटिकल होती है, क्योंकि लोगों को एक तो पता नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स को भी इतना आइडिया नहीं है। मगर ये कि फालिज जो है उसमें मैं लोगों को यही कहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपको होता है, आप कमजोरी के साथ तो जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर अगर आपकी नजर चली जाए, अगर आपके बोलने की ताकत, समझने की ताकत और अगर आप सांस लेने की ताकत आप में नहीं रहती, तो आप सारी उम्र किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आजकल जितना कि डॉक्टर साहब इसके लिए खुसूसी मशीनरी दरकार है? इसके लिए जी एंजियोग्राफी दरकार है और एक जो हाई एंड सीटी स्कैन होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली किए जाते हैं। और अभी हमने बहरिया टाउन हॉस्पिटल में जो है पंजाब का सबसे जो बड़ा सीटी स्कैन है वो प्लेस ऑर्डर किया है, 128 स्लाइस, जो कहीं पे नहीं तो और कहीं नहीं है पाकिस्तान में ये सीटी स्कैन तो हैं जी यहाँ पे, मगर इससे जो सॉफ्टवेयर और जैसे टेक्नोलॉजी सीटी स्कैन से होगी वो बहुत हाई एंड इंफॉर्मेशन विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स मिलेगी, ताकि उसका जो मरीज का इलाज है वो उसके मुताबिक तो आपकी स्पेशलिटी है ये और अमेरिका से आए क्या? जी मैं यहाँ हूँ तो लाहौर से ही, मैं कई से ग्रेजुएट करके फिर चला गया था और फिर मैं अब तकरीबन 14-15 साल के बाद और इसी लाइन में था, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक और न्यूरोक्रिटिकल केयर, तो इसमें था और मैं वापस अब लाहौर आ गया। नहीं तो हमारे जो दूसरे सरकारी अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं उनमें इसका कोई इंतजाम इस तरह का नहीं हो सकता था, या डॉक्टर वहां नहीं है इस काम के लिए? वहाँ जी इस काम के लिए डॉक्टर नहीं होंगे बिल्कुल जी, वो क्योंकि इसमें आपको स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस चाहिए जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि फालिज रात को 12 बजे भी हो सकता है, रात को 3 बजे भी हो सकता है। तो उसमें ये नहीं होता कि जी अगर आप आज 3 बजे सुबह आए तो सुबह को डॉक्टर आएगा, उसमें आपको डॉक्टर को भी और पूरी टीम को विद इन अ मैटर ऑफ लाइक 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचना होता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ स्टैब्लिश करेंगे जो कि पाकिस्तान में पहली दफा हो रही हो। तो इसका मतलब आप डॉक्टर भी ट्रेन कर सकेंगे यहाँ? क्या जी? डॉक्टर भी ट्रेन कर सकेंगे आप? बिल्कुल जी, यही प्लान है कि डॉक्टर्स, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक फिजिशियन के ऊपर लोड भी पड़ जाता है, क्योंकि 24 घंटे आपको फिर करनी है और क्योंकि एक दफा कमिटमेंट लें तो फिर आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये तो इसलिए डॉक्टर्स को हम डेफिनेटली ट्रेन करेंगे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये देखिए कि ये जो ब्रेन हेमरेज होता है उससे कितने लोग जो हैं, मेरे दोस्त अहबाब में भी, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, बस एक दफा बिस्तर पर लेटे और लेट गए बस। बिल्कुल। और अगर ये 2 से 3 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएं डॉक्टर साहब के साथ उनके अस्पताल में बहरिया में, तो आप माजूर होने से बच सकते हैं। हमारे एक सहाफी अमीन याजी साहब, यानी वो किस तरह पड़े हुए बेचारे जी। और हैरत की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में कोई इसका इंतजाम नहीं हुआ इसकी। और सरकारी अस्पतालों में क्या कि कितनी वैकेंसीज डॉक्टरों की खाली पड़ी हैं, कितनी स्पेशलिटीज खाली पड़ी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े हैं वो इलाज कराने, वो सर दर्द का इलाज करने भी लंदन जाते हैं और वाशिंगटन जाते हैं, और यहाँ अवाम जो है उनका कोई उनको ख्याल नहीं है कि यहाँ हम अपनी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें और यहाँ इस तरह के मशीनें सारी ये लेके आए, जदीद तरीन डॉक्टर्स लेके आए, उनको ट्रेन कराएं और पाकिस्तान के अवाम का भी कोई पुरसाने हाल हो। चलें, अब एक कोशिश हुई है, देखेंगे ये कोशिश आगे। तो बड़ा यानी बहुत बड़ा, मैं तो खुश हुआ हूँ और अल्लाह करे कि ये लोग इससे इस्तेफादा करें और उनकी जिंदगियों में एक रौनक आए। चले मलिक साहब को भी देखते हैं, मोहलत मिलती रहे, अल्लाह करे वो इसी तरह के नेक काम। हाँ, वो डॉक्टर अगर कौन अरसलान इफ्तिखार की तरह ही मोहलत मिलती जाए अगर, तो कोई मजाका नहीं है। वो इफ्तिखार, हमारे जो इफ्तिखार चौधरी साहब है ना, अरसलान इफ्तिखार साहब तो उनके घर में पल रहे हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह ये जरा दूसरे घर में पल जाए, पलते फलते फूलते रहे। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम आएंगे और फिर आपके सवालात भी शामिल करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का और अभी हम सवालात भी लेते हैं। लेकिन शामिल साहब, जो शाहजेब कत्ल केस है उसमें शाहजेब के कातलों को माफ़ी दे दी है शाहजेब के वरसा ने, तो इस पर एक नई डिबेट छिड़ गई और वो डिबेट ये है कि ये जी मजबूरी में फ़ैसला किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। को एक बात आ रही है कि 15 करोड़ या 20 करोड़ रुपया भी लिया उन्होंने और लेके माफ़ कर दिया। इसमें क्या मजाक है? अच्छा, अगर 15 करोड़ या 20 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है और लेकर माफ़ किया है तो फिर भी इसमें क्या मजाक है? शामी साहब, एक कत्ल हुआ है, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, उसके ऊपर लोगों ने बड़ी कैंपेन चलाई, नौजवानों ने, तो क्या हम उसके कातलों को ऐसी जाने तो उसके नतीजे में अगर ये
एग्रीमेंट हुआ है उनके दरमियान, तो उस कंपेन का ये एक अच्छा नतीजा निकला है ना कि वो जो उसके वरसत थे, उसके वालिदैन जो थे, वो बिल्कुल बेसहारा नहीं रह गए दुनिया में। देखिए, जो हक अल्लाह ताला ने दिया है, कुरान ने दिया है लोगों को, वो ये आप मीडिया वाले कैसे छीन सकते हैं? और ये आपके ये नहीं वो चंपू रिपोर्टर कैसे छीन सकते हैं? मैं देखता हूँ ना अलिफ का पता है ना बे का पता है, और जनाब अपनी जहालत जो है हर शख्स जो है बिगाड़ रहा है टेलीविजन पे सामने खड़ा होकर अखबार के सफात पर। भाई वो शाहजेब जो था नौजवान जिसको नाहक मार दिया गया, वो अपनी शादी से होके आ रहा था, बहन की शादी हुई थी, वलीमा अटेंड करके आ रहा था, उसकी बहन को किसी ने आवाज़ा कसा के छेड़ने की कोशिश की और फिर उसको मार दिया, गोली चला दी। देखिए, कुरान ने ये कहा है कि जो कत्ल है उसके वरसा जो हैं वो खून माफ़ कर सकते हैं, खून बहा लेकर छोड़ सकते हैं या कसास ले सकते हैं, ठीक, सर यानी खून के बदले में खून। और अभी तो आप देखिए यूरोपीय यूनियन और आपकी हमारी एनजीओज दिन रात शोर मचाती हैं कि मौत की सज़ा वैसे ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं तो उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन शोर तो मच रहा है। ठीक है। और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने तो किसी को फांसी लगाई नहीं, किसी पे दस्तखत ही नहीं किए। जब से बेनज़ीर भुट्टो साहब थी वो भी ये करती थी। भुट्टो साहब को फांसी हुई है, उसके बाद से पीपल्स पार्टी वाले तो किसी को फांसी देना जो है ये समझो गुनाह समझने लगे। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब ने अभी ये फैसला करना है, मगर सवाल ये है, ये तो कानून के मुताबिक अगर वरसा वालिदैन ये किसी और या भाई या बहन जो भी वारिस हैं वो मुआफ करते हैं, जो हक कुरान ने दिया है उनको वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उस पर हंगामा करते हैं और शोर मचाते हैं? लेकिन फेसबुक पे, मीडिया पे बात ये हो रही है कि गोया कि इंसानी जान की कीमत 15 करोड़ है या 20 करोड़, 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, ये है कौन जो बोलने वाले हैं? ये तो हमने तरमीम कर करके, मुतालबे कर करके कानून जो है उसमें तब्दीली करवाई है। और आप देखिए इससे पहले क्या होता था, एक कत्ल के बदले में दूसरा कत्ल, दूसरे के बदले में तीसरा कत्ल, यानी ये नस्ल दर नस्ल कत्ल चलते हैं हमारे कबायली इलाकों में, हमारे देही इलाकों में। ठीक। और अरब की सोसाइटी जो थी उसमें भी चलते थे जी। तो कुरान ने तो ये जो सिलसिला है इसको बंद किया। अगर सुलह हो जाए, मुफाहमत हो जाए, वैसे माफ कर दिया जाए या खून बहा ले लिया जाए। खून बहा लेना कोई जुर्म नहीं है, ठीक, ये अपना हक है जो इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो नौजवानों ने जो वो जो शाहजेब के हवाले से पेज बनाया था कि इंसाफ उसका दो नतीजा मुझे, निकला, इंसाफ हुआ ना, फिर ये इंसाफ हुआ। वो हमारे नौजवान तो बड़े डिजेक्टेड हैं। उनको अंदाजा नहीं हुआ कि ये उन्होंने ये पैसे उनसे वसूल किए, अगर किए हैं तो अच्छी बात हो गई, बल्कि मजीद ज्यादा लेने चाहिए थे, 50 करोड़ ले लेते। ठीक। देखिए बात यह है कि यही तो नतीजा निकला है। और अगर उसको उम्र कैद हो जाती या उस फांसी की सजा हो जाती तो फिर क्या होता, हम चराग जला लेते उसके खून से। इबरत तो होती दूसरों को। इबरत ये अब नहीं हुई, ये इबरत नहीं हुई, ये इबरत के भी हमने अपने वो तय कर लिए। हम अल्लाह मियाँ के भी ऊपर आ गए हैं। कोई हमें शर्म करनी चाहिए, चीजों को सही तनाजुर में देखना चाहिए और हंगामा फसाद जो है बर्पा करने से गुरेज करना चाहिए। हम एक नज्म में चलते हैं, कानून हमारा जो है, हाँ अगर उसके जबरदस्ती हो रही है, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर उसको दबाया धमकाया जा रहा है, फिर बात और है, फिर आप एहतजाज डीएसपी साहब हैं उसके, वो रसा में शाहजेब के, उसके वालिद हैं, डीएसपी हो एसपी हो कुछ नहीं, उनका बच्चा कत्ल हुआ है, उन्होंने वो खून जो है उसको माफ कर दिया है, तो अल्लाह ताला उनको माफ करे। अजीज साहब है, माफ कीजिएगा, अजीज साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। ये हम जो लोग मीडिया वाले हैं ना, अजीज साहब को भी लेते हैं। जी जी। हमें कुछ तो पढ़ने लिखने की आदत डालनी चाहिए ना। कुरान आप देखिए ना, अभी इत्तेदाद हसन साहब जो हैं, बिल्कुल वो बार बार उनका पैगाम आ रहा था, भाई ठीक तरीके से पढ़ दिया बाद में कुरान। आप देखिए, आप हमारे बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं, अगर मानी तो दूर की बात है, अल्फाज में ही भटक जाते हैं, तो हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी कुरान पढ़ने की आदत डालें, और यही काम आना है। और वो कला और सियासतदान जहां 40 50 60 साल रहना है, वहां की तो हर चीज इकट्ठी कर रहे हैं, और जहां मुस्तकिल तौर पर आबाद होना है उसकी कोई फिक्र नहीं है। शाम साहब, फेसबुक पे आज बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बात की है।
अब ये जी नौजवान ही लगते हैं, ये जी नौशीन साहिबा हैं। नौशीन साहिबा कह रही हैं शामी साहब अगर शाहजेब को कत्ल किया जाता है तो उसकी फ़र्ज़ किया आप जैसे कह रहे हैं कि 40 करोड़ रुपया भी उसके ले लिया, तो उसका मतलब है कि कल को 50 करोड़ हो तो मैं किसी को दे के कत्ल कर दूं किसी को। आप इसके बगैर ही कत्ल कर सकती हैं। आप कराची जाइए, आप बलूचिस्तान में जाइए, आप जनाब खैबर पीके में चले जाइए जी, तो बाहर से 10-10 हज़ार रुपए लेकर कत्ल किए जा रहे हैं लोग, ठीक, मारे जा रहे हैं जी। हमें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। अजीज साहब है जी इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। जी वालेकुम सलाम शामी साहब। हाँ जी हेलो शामी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा आपका साया हमेशा सहाफत के सर पे कायम रखे, आमीन। मेरी ये दुआ है। शामी साहब सवाल ये है कि आप भी मेरे ख्याल में एपीसी में थे उधर, मुझे ये बताएं जो एपीसी हुई है इसका क्या कोई नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये एपीसी में शामी साहब नहीं थे। मैं एपीसी में नहीं था, मैं तो एपीसी का एलामिया पढ़ रहा हूं, उसकी तफसीलात मैंने मालूम की हैं और मुझे खुशी है कि तमाम हमारे सियासी रहनुमा इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठे एक बयान पर दस्तखत किए हैं और आगे बढ़ने की बात की है, पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट का इजहार किया है। यानी हम देखिए, हम सब जो है पाकिस्तानी है, सोच का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है, भाई अपना घर है, उसको आग लगा के कहां जाएंगे। वैसे शामी साहब इस कॉन्फ्रेंस में तो सीधा सीधा फौज पे इजहार एतमाद, फौज भी और तो फिर अपनी है और फिर वजीर आजम पर भी इजहार वज़ीर एतमाद। आज़म भी अपने, ठीक है जी, क्योंकि अपने वोटों से आया है जी। फौज जो है हमारे हुक्म से काम करती है। अच्छा, हाँ, हमारी फौज है, ठीक है। हमारी हिफाजत करती है, ठीक। हमारे लिए खून देती है, हम उसको सलाम करते हैं। फरद मिर्जा साहब है नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शामी साहब से बात करनी है। हाँ जी जी, आप बोल कर रहा हूँ रहे जी, फरमाएं। जी शामी साहब कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, दुआ करें मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। शामी साहब ये मसला है कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि एपीसी पर तमाम अरकान मुतफिक हैं हाँ जी, और ड्रोन पे भी तय हुआ कि सलामती कौंसिल में ड्रोन का मामला पेश करेंगे इंशाल्लाह। और हर रोज ड्रोन रुकवाएंगे। ड्रोन भी रुकवाएंगे, बिल्कुल। आप देखिए, इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हैं जैसे, तो फिर हम असल में तो पहली बात यह है, वली खान कहा करते थे कि भाई जो खेत है ना, जब ये जो आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते थे, और भाई पहले खेत तो आजाद करा लो, ठीक। खेत की हिफाजत करो, फिर इसमें चाहे आप गंदम उगा लेना, चाहे जौ उगा लेना। अच्छा, आसिफ अली साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब को अब क्या करना चाहिए? जरदारी साहब को वही करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं सियासत, जी बस। लेकिन शामी साहब वो तो कह रहे हैं कि वजीर आजम भी नहीं बनूंगा, और सदर जनाब, भी नहीं बनूंगा। वो तो अब फिर बात करेंगे, ये भी बड़ी मेरी बात दिलचस्प हुई उनसे। अच्छा, लेकिन अब वक्त नहीं है। अब देखिए, अब तो उनको सिंध से उनके मुहाफिज आए हैं, अच्छा, जो सिंध के कमांडोज हैं, हाँ, वो उनकी हिफाजत करेंगे। हाँ। और जो पंजाब पुलिस है उसको उन्होंने दूर हटा दिया। अच्छा, ये हमेशा के लिए या दूर वक्ती हटो। तौर पे? जब तक कमान किसी और के पास है उसकी, ठीक, पंजाब पुलिस से दूर रहना बेहतर है। जी। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।